दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के अंदर से जो ऐलान किया है उसने तुर्की को हिलाकर रख दिया है। आईजीसी नाम का एक नया संगठन का ऐलान भारत ने किया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। आईजीसी मतलब इंडिया, ग्रीस, साइप्रस। इस संगठन से तुर्की बिल्कुल भी खुश नहीं होगा क्योंकि ग्रीस और साइप्रस दोनों से ही उसका विवाद है। इसके अलावा भारत का यूपीआई अब साइप्रस के अंदर भी चलने वाला है। इसके अलावा फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सेक्टर में भारत ने बड़ी डील की है और अपने पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल से अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साइप्रस के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत के यूपीआई से की। उन्होंने एक बेहद गर्व करने वाली बात बताई कि आज दुनिया में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा सिर्फ भारत में होते हैं और ये सब संभव हुआ है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वजह से। उन्होंने बताया कि जैसे फ्रांस ने यूपीआई को अपनाया है उसी तरह से अब साइप्रस को भी इस डिजिटल नेटवर्क से जुड़ने की बात चल रही है। पीएम मोदी ने कहा जैसे फ्रांस जैसे देश यूपीआई से जुड़े हैं वैसे ही अब साइप्रस को भी इससे जोड़ने की बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इस समय भारत का यूपीआई 7 देशों में ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और यूएई शामिल है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपीआई का विस्तार लगातार हो रहा है और भारत कई देशों से इसको लेकर बातचीत कर रहा है। सोचिए एक ऐसा समय था जब भारत में कैश लेकर चलना जरूरी था, लेकिन आज चाहे चाय वाला हो, शॉपिंग मॉल, हर जगह बस एक स्कैन से पेमेंट हो रहा है। ये है भारत का डिजिटल ताकत जो अब दुनिया को रास्ता दिखा रही है। साइप्रस में मोदी जी ने बताया कि भारत में अब हर साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा रहा है। इसमें सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे और स्मार्ट सिटी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए गए मैन्युफैक्चरिंग मिशन का भी जिक्र किया। इस मिशन का फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और सूचना प्रौद्योगिकी। उद्देश्य साफ है, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। सेमीकंडक्टर वही चिप्स है जो मोबाइल, कंप्यूटर, कार और हर डिजिटल डिवाइस में लगती है। आज दुनिया इसी तकनीक की होड़ में है और भारत इसमें आगे बढ़ना चाहता है। इस दौरे के दौरान जो सबसे अहम ऐलान किया गया वो आईजीसी संगठन का है, यानी इंडिया, ग्रीस, साइप्रस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल की शुरुआत की गई है और इसका ऐलान भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस त्रिपक्षीय मंच का उद्देश्य है शिपिंग, लॉजिस्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन और डिजिटल सेवाओं में सहयोग। यानी अब भारत के लिए यूरोप के दरवाजे एक नई सोच के साथ खुल रहे हैं। मोदी जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां साइप्रस को यूरोप में एंट्री पॉइंट मान रही है, चाहे बात हो आईटी सर्विसेज की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फिर टूरिज्म की। भारत की मौजूदगी अब वहां तेजी से बढ़ रही है। पिछले काफी समय से हमारे द्वारा ये बताया जा रहा था कि ग्रीस के साथ मिलकर भारत एक नए संगठन की शुरुआत कर सकता है। हालांकि उस संगठन में आर्मीनिया और इजराइल को लेकर बनाने की बात चल रही थी, लेकिन इजराइल अभी युद्ध में फंसा हुआ है। लेकिन जो भारत ने ये नया संगठन बनाया है ये भले ही इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, लेकिन इस संगठन से तुर्की को जरूर बड़ा झटका लगेगा क्योंकि भारत साइप्रस और ग्रीस दोनों को अब सपोर्ट करने जा रहा है। भारत की नजर ग्रीस के बंदरगाह पर भी है और इसको लेकर तुर्की की तरफ से पिछले दिनों चिंता भी जाहिर की गई थी। तुर्की का मानना है कि भारत ग्रीस कार्ड खेलकर तुर्की को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहा है और अब तो भारत ग्रीस के साथ साथ तुर्की की दुखती रस साइप्रस के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इस नए संगठन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल 13 जून को फ्रांस के शहर मार्स में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो के बीच एक विस्तृत बातचीत हुई। इस बैठक में डिफेंस, सुरक्षा, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। जयशंकर जी ने साफ कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में और भी ठोस कदम उठाएंगे। इसका मतलब है मिलिट्री प्रोजेक्ट, तकनीकी सहयोग और डिफेंस इंडस्ट्री में साझेदारी को और तेज किया जाएगा।
फ्रांस भारत का विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है और राफेल डील इसका बड़ा उदाहरण है। बैठक में सिर्फ डिफेंस ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, रिसर्च और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने मिलकर शिक्षा, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और रिसर्च प्रोजेक्ट को और मजबूत करने का इरादा जताया। बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC पर भी बातचीत हुई। ये प्रोजेक्ट भारत, खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है। साथ ही UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ चल रहे त्रिपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर न्यूक्लियर कॉपरेशन को अब आगे और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा डसॉल्ट एविएशन के CEO की तरफ से भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि भारत फ्रांस की तकनीक से खुश नहीं है और राफेल के परफॉर्मेंस से नाराज है। इस पर डसॉल्ट एविएशन के CEO ने कहा कि जो क्लेम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि 3 राफेल फाइटर जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया, वह क्लेम पूरी तरह से गलत है। इतना नहीं, भारत राफेल जेट पर भरोसा करता है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही डसॉल्ट के साथ भारत ने बड़ी डील साइन की। अगर भारत का भरोसा नहीं होता तो भारत ये डील साइन नहीं करता। दरअसल राफेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लग रही है। इसी की बात डसॉल्ट एविएशन के CEO की तरफ से कही गई। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि नेपाल, बांग्लादेश और भारत को लेकर आ रही है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच एक ऐतिहासिक डील साइन हुई थी, जिसके तहत नेपाल भारत के पावर ग्रिड के रास्ते बांग्लादेश को बिजली भेजता और अब इसको चालू कर दिया गया है। रविवार को नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी NEA ने फिर से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली भेजना शुरू कर दिया। ये बिजली भारत की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भेजी जा रही है। इस निर्यात की शुरुआत एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत हुई थी, जो 2023 में NEA, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और भारत की NTPC यानी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच साइन हुआ था। इस समझौते के तहत 15 जून से 15 नवंबर तक यानी 5 महीनों के लिए नेपाल बांग्लादेश को बिजली भेजेगा। ये वही समय होता है जब नेपाल में मानसून के कारण जल विद्युत उत्पादन अपने चरम पर होता है। NEA के अनुसार इस दौरान कुल 146.88 मिलियन यूनिट बिजली एक्सपोर्ट की जाएगी। इससे नेपाल को लगभग 129 करोड़ रुपए की कमाई होगी। एक्सपोर्ट रेट रखा गया है 6.40 अमेरिकी सेंट प्रति यूनिट। बिजली सबसे पहले नेपाल के 400 किलोवाट ढलकेबार सबस्टेशन से निकलती है, फिर भारत के मुजफ्फरपुर और बहरमपुर होते हुए बांग्लादेश के भेरामारा सबस्टेशन तक पहुंचती है। ये संभव हो पाया है भारत की मजबूत ट्रांसमिशन प्रणाली की वजह से, जो पूरे दक्षिण एशिया को एक पावर नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इस बार निर्यात की शुरुआत कुछ दिन टल गई थी, क्योंकि बांग्लादेश की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने में देरी हो गई थी। लेकिन जैसे ही शनिवार रात को LC क्लियर हुआ, उसी समय 40 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू हो गया। NEA के कार्यकारी निदेशक हितेंद्र देव साक्या ने जानकारी दी कि शनिवार आधी रात से बिजली भेजना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2023 को इस डील की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। उस दिन भारत के पावर मंत्री मनोहर लाल, नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खटका और बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद फैजुल कबीर खान ने मिलकर इस एक्सपोर्ट को हरी झंडी दिखाई थी। उसी दिन 4,70,000 यूनिट की बिक्री हुई थी और $30,080 का रेवेन्यू मिला था। वहीं आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तब भारत इतनी मदद क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जितनी डिपेंडेंसी इन देशों की भारत के ऊपर रहेगी, उतना ही ये देश भारत से अपने रिश्ते अच्छे करके चलने वाले हैं। नहीं तो इन देशों में चीन की मौजूदगी आने वाले समय में लगातार बढ़ती ही जाएगी, जो कि भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।